बात यह है मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा सलमान। व्यूअर्स, कौमें गलतियों से बर्बाद नहीं होती बल्कि गलतियों पर जिद और असरार से बर्बाद होती हैं। 5 सदी की मुसाफत के बाद भी ना जाने क्यों ये महसूस होता है कि वतन अजीज़ की तरक्की की गाड़ी का रिवर्स गियर इस तरह से फंस चुका है कि गाड़ी आगे जाने की बजाय मुसलसल पीछे की तरफ जा रही है और पुश्त की गर्दन मोड़कर चलाने वाले समझ रहे हैं कि सभी उल्टे और पुरखतर रास्ते हैं, सीधे और गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। पुराने एडवेंचर्स हों या फिर बार बार आजमाए हुए चेहरों की बात हम करें, अवाम उन सभी से आजिज और बेजार हैं और ऐसी जमहूरियत से भी पनाह मांगते हैं जिसका हुस्न उनके सभी ख्वाब गिनाने के अलावा हाल का बुरा हाल और मुस्तकबिल भी खाकिस्तर कर दे। तो व्यूअर्स, आज की बात यह है कि नवाज शरीफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्तेसाब अदालत की सज़ा कलअदम करार दे दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो गए हैं। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ अपील भी वापस ले ली है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एक और अहम डेवलपमेंट की। चेयरमैन PTI का ओहदा किसे दिया जाएगा? पार्टी रहनुमा इस पर तकसीम दिखाई देते हैं। चेयरमैन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। सेनेटर अली जफ़र कहते हैं कि चेयरमैन PTI ने बैरिस्टर गौहर के नाम की खुद मंजूरी दी है, जबकि लतीफ़ खोसा साहब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो बिल्कुल ही कोई अलग बात करते दिखाई देते हैं। बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर को कोई गलतफहमी हुई है, ये लतीफ़ खोसा ने आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक की थी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे अरबों डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी की, जो कि पाकिस्तान आएगी, कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। खलीजी रियासतों से मुतअद्दिद अरब डॉलर्स की फंडिंग की राह भी हमवार हो चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर अबू ज़बी से अब कवैत पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान कवैत के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 7 याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्किल हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या बैरूनी सरमायाकारी से पाकिस्तानी मईशत संभल पाएगी? पाकिस्तानी मईशत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? किस तरह से पॉजिटिविटी आएगी और मईशत पर इसके दूरस क्या नताइज होंगे? तो आज की पाकिस्तानी सियासत में 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। एक पार्टी बड़ी खुश दिखाई दे रही है, मिठाइयाँ बट रही हैं, सज़ा माफ़ हो गई है या कलअदम करार दे दी गई है, और दूसरी जानिब -1 फार्मूला की बात हो रही है। -1 फार्मूला इस तरह से कि चेयरमैन PTI दस्तबरदार हो गए हैं पार्टी इलेक्शन से और उन्होंने चेयरमैन PTI के लिए अब नामजद कर दिया है अपने एक उम्मीदवार को, और उन्होंने भी जो बातचीत की है उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल। सबसे पहले आज की बड़ी खबर, एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा कलअदम करार दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दी है। पैनलिस्ट मुतारिफ करा देती हूँ। बात यह है कि आज के पैनलिस्ट होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रज़ी साहब, सलमान आबिद साहब और मसूद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम आप सब पैनलिस्ट को। सबसे पहले सलमान आबिद साहब आपसे आगाज़ करूँगी। सलमान आबिद साहब, कहीं आज खुशियाँ हैं और कहीं मिठाइयाँ बट रही हैं, तो कहीं आज -1 फार्मूले पर यकीनन सोग की फ़िज़ा तो होगी आज कहीं ना कहीं। देखिए, कुछ दिन पहले जो है अपना अता तारड़ साहब ने कहा था कि साडी गल हो गई है। अब ये जो साडी गल हो गई है, ये उसका नतीजा बरामद हो रहा है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बगैर किसी मफामत के या बगैर किसी डील के पाकिस्तान आए हैं, उनकी खुशफहमी दूर हो जानी चाहिए। जिस तरह की सहूलतकारी उनको इस वक्त मिल रही है और तमाम मुकदमात से उनको बरी किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये एक उनका हक भी है इस तरह का रिलीफ मिलना। लेकिन इस पे सवाल उठता है पाकिस्तान की अदालतों पर, पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाब से जुड़े अदारे, नैब, प्रोसिक्यूटर जो है उनके ऊपर, FIA के ऊपर, जिन्होंने ये मुकदमे बनाए थे। अब देखिए ना, नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है, लेकिन उन लोगों को अकाउंटेबल नहीं किया गया जिन्होंने ये मुकदमे बनाए, कौम का वक्त बर्बाद किया, नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया और अरबों रुपए उसके अंदर बर्बाद कर दिए, अगर नवाज शरीफ साहब वाकई मुजरिम नहीं थे। यानी ये जो हमने अपने इदारों की तजलील करनी शुरू की हुई है, इदारों की तौहीन करते हैं, इदारों को कमजोर बना के पेश करते हैं, इदारों को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी की हिमायत में और कभी किसी की मुखालफत में। यही तमाम इदारे कल नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ और रवैया रखे हुए थे, आज उनका रवैया कुछ और है। कल उनका रवैया इमरान खान के बारे में बड़ा फराखदिली का था, थोक के हिसाब से जमानतें मिलती थी। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं सलमान साहब, उस वक्त थोक के हिसाब से जमानतें मिलती थी, तो अब ये मिल रही हैं, तो इसमें क्या मसला है? मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि उस दौर में इमरान खान साहब को कहा जाता था ना कि वो लाडले हैं, तो आज लाडला कौन है वो भी सबको सामने नजर आ रहा है ना। और जिस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है,
तो जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब का कुछ मामला तय हुए हैं पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के साथ, और उसका नतीजा जो है अब वो हमारे सामने आना शुरू हो चुका है, और नवाज शरीफ को रिलीफ दर रिलीफ मिल रहा है, अच्छी बात है। अच्छा अब चले, नवाज शरीफ साहब रिजवान रजी साहब, वाकई कोई डील हुई है और नजर भी आ रहा है कि डील के तहत वापस आए थे, जिस तरह से अब अदालतों से भी बरी हो रहे हैं, लाडले बने हुए हैं, ये बात सही कर रहे हैं सलमान आबिद साहब? देखिए, सलमान तो मेरे प्यारे हैं, यकीनन इन्होंने वो डील जो है ना वो साइन होते हुए देखी होगी सर सामने अपनी आंखों के, वरना ये इतनी बार और इतने इत्मीनान के साथ ये बात ना करते। देखिए, बात जो है ना वो ये है कि अभी मेरे भाई ने फरमाया कि अदारे डिस्क्रेडिट होने की बात इन्होंने की। बिल्कुल, 5 जज बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट के, और उनके सामने पेश हुए चेयरमैन नैब मेजर रिटायर्ड कमरुज़्ज़मान साहब। उन्होंने कहा जी कि आपने रेफरेंस के अंदर, फ्लैगशिप के अंदर नवाज शरीफ साहब बरी हो गए, आपने क्यों नहीं अपील फाइल की? तो चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब का ओहदा जो है वो मुझे कानूनी पावर्स देता है कि मैं रेफरेंस फाइल करने से पहले या अपील फाइल करने से पहले मैं देखूं कि ये फाइल होती है कि नहीं होती। तो मेरे ख्याल में मैंने अपनी लीगल टीम से पूछा था, ये अपील फाइल नहीं होती। भाई, सुप्रीम कोर्ट के पांचों उस वक्त के जज पढ़ गए उसको, और उसकी वो बेइज्जती की जैसे अभी रिसेंटली आप देखें ना, ये जादुल एहसन साहब कहते थे कि किसी तरह से इमरान अहमद खान न्याजी की मंशा के मुताबिक वोट जो है आइन को रीराइट कर दिया जाए, और वोट की जो सेंटिटी है कि किसे दिया जाना चाहिए और किसे नहीं दिया जाना चाहिए, उसका इजहार हो कि कौन किसे वोट दे रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने वहां पे स्टैंड ले लिया। उसने कहा कि भाई, आइन में लिखा है, आप हुक्म दीजिए हुकूमत को, वो आईनी तरमीम कर दे, हम ये कर देंगे। हमें ये याद रहते करेक्टर, उनकी करेक्टर असैसिनेशन हो तो हम जरूर रूबे अमल आ जाते हैं। देखिए, उस वक्त भी मेजर रिटायर्ड कमरुज़्ज़मान साहब ने स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा राइट है कि मैं ये फैसला करूं। अब ये जो अपील वापस ली गई है, ये वो अदालत के मुजरिम है जज, जिन्होंने उस वक्त फोर्स करके ये अपील फाइल करवाई थी, जबकि चेयरमैन नैब कह रहा था कि ये अपील नहीं फाइल होती और ये मेरा आईनी राइट है कि मैं ये फैसला करूं। लेकिन उन्होंने थ्रेट करके एट द गन पॉइंट ये अपील दिलवाई थी। तो अगर नहीं, तो रिजवान रजी साहब, ये तो कोई जवाब ना हुआ ना, रिजवान रजी साहब, ये कोई जवाब ना हुआ कि आप थ्रेट करके इस तरह से कुछ भी करवा लें, और बाद में जब इस तरह से बातें खुलें तो आप कहते हैं जी हम पे बड़ा प्रेशर था, ये था। इन चीज़ों को किसने अकाउंटेबल करना है? नैब जो एहतसाब का इदारा है, नैब का खुद का एहतसाब कौन करेगा? मैं अर्ज कर रहा हूँ वो आप जगह के ऊपर, मैं नैब को समझता ही फजूल अदारा हूं, उसे होना ही नहीं चाहिए, एंटी करप्शन काफी है। लेकिन देखिए, कल भी इस प्रोग्राम में ये बात हुई कि देखें जनाब अपील कैसे फाइल हुई। भाई, वो जज साहब ने गन पॉइंट पे कराई थी, नाम लेना उनका कि जिन्होंने ये फाइल करवाई थी उनको अकाउंटेबल किया जाए, और वो जजेस थे पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी के। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जनाब देखिए, अदारों को सर्वाइव तो करने दीजिए, अदारों को अपने फैसले तो लेने दीजिए, अदारे अच्छे फैसले लेंगे। सही। चले, मसूद रजा साहब भी साथ मौजूद हैं, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। मसूद रजा साहब, कौम का वक्त ज़ाया हुआ, अदालतें पहले मफरूज़ों पे सज़ाएँ दे देती हैं, जिसके बाद कुछ सालों बाद ख्याल आता है नहीं जी ये सज़ा गलत थी, ये वापस ले लेते हैं। ये तमाशा क्या चल रहा है पाकिस्तान में, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? देखिए, नुकसान तो मुल्क का और कौम का ही है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मुल्क और कौम का नुकसान है इसके अंदर। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो एवनफील्ड हो या अल अजीजिया हो या वो टीटी के 16 अरब हो, वो 16 अरब भी पाकिस्तान आए तो वो किसी के चपरासी के अकाउंट में आए, किसी और के अकाउंट में आए तो ना वो पैसे। एवनफील्ड भी मौजूद है, अल अजीजिया भी मौजूद है। इसकी मनी ट्रेन मांगी गई थी, मनी ट्रेन इसकी नहीं दी गई। मनी ट्रेन नहीं दी गई। अब आप लाख वसूल कर ले कि उस वक्त की अदालतें गलत थी, उस वक्त के लोग कहेंगे इस वक्त की अदालतें गलत हैं। यानी ये क्या तरीका है कि एक इदारा एक मुकदमा फाइल करता है और फिर अपील में जाता है, और फिर जब वो हुकूमत तब्दील होती है तो उसी के लोग कहते हैं कि इस अपील में तो कुछ है ही नहीं। हमसे पहले जो इस इदारे में लोग काम कर रहे थे या हमारी जगह जो लोग थे वो बिल्कुल बेकार लोग थे और उन्होंने गलत फाइल किया था मुकदमा, और वो मुकदमा वापस ले लिया जाता है। ये सारी पावर पॉलिटिक्स है।
यानी जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को सहूलतें दस्तियाब हैं, जिस तरह से उनके खानदान को सहूलतें दस्तियाब हैं, आप देखिए ना, अभी 2 साल पहले तक ना तो इसाक डार मुल्क में आ सकते थे, ना शहबाज शरीफ मुल्क में आ सकते थे, ना नवाज शरीफ साहब के बच्चे मुल्क में आ सकते थे, ना सलमान शहबाज वो मफरूर थे। आहिस्ता आहिस्ता सब आए और आने के बाद नैब और FIA ने एक ही रवैया इख्तियार किया है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन है। वो अदालत के सामने खड़े होती हैं, चाहे FIA हो चाहे नैब, वो कहते हैं कि इन केसेस में कुछ भी नहीं है, कोई सबूत हमारे पास नहीं है, कोई गवाह हमारे पास नहीं है, ये केसेस हम वापस लेते हैं, आप इन्हें बरी कर दें। ये केसेस शरीफ खानदान लड़के थोड़ी जीत रहा है, ये तो एक जो पावर पॉलिटिक्स है उसके नतीजे में उन्हें रियायतें मिल रही हैं। और शायद पावर पॉलिटिक्स के नतीजे में ही लेकिन ये चीजें मौजूद थी। मैं आज भी कह रहा हूँ कि इन चीजों में सब्सटेंस मौजूद है, उस वक्त भी था। आप कहते थे हमारा फैसला अवाम की अदालत में होगा, तो अवाम के सामने आप सबूत तो रखें कि ये जो एवन फील्ड है या अल अजीजिया है, ये कैसे आए थे। ऊँट पे रख के पैसे लेके गए थे, कश्तियों में रख के पैसे लेके गए थे, कोई गैंग था, किस तरह से पैसे लेके गए थे, जो मुल्क में पैसे आए वो कैसे पैसे आए, इसका तो कोई सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है। अब अदालतों की जहां तक बात है, तो अदालतें तो हमारी दुनिया भर की अदालतों में सबसे बदतरीन परफॉर्मेंस हमारी अदालतों की है, तो हम अदालतों को साइड पर रख दें। मगर एक सियासी और इखलाकी सवाल तो अपनी जगह बहरहाल मौजूद है कि ये प्रॉपर्टीज मौजूद है अपनी जगह पर, ये प्रॉपर्टीज कैसे बनी, आपने कोई किकबैक नहीं लिए, आपने कोई करप्शन नहीं की, आपने कोई गड़बड़ नहीं की, इनका जवाब दे दीजिए। अच्छा, जवाब है क्या हमारे पास? सही। इसका अच्छा बाकी जवाब साहब, मुझसे ले लीजिए, इसका जवाब मुझसे ले लीजिए। देखिए, आपने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ये कोर्ट जो है, ये रजी साहब आपका कोर्ट नहीं है। मैं कहता हूं ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट ला के दिया है बाहर से, जब वो मुझे मिले आया था। आपने कहा जी आप गलत कह रहे हैं, तो अब आप ये बात साबित करें ना कि ये चोरी का कोर्ट है, मैंने किसी दुकान से चुराया है, मैंने किसी और जगह नाजायज नहीं तौर पे रिजवान लिया है। अली साहब, आप साबित तो नैब ने करना था ना, साबित तो नैब ने करना था। अब आप साबित कीजिए, या मेरी बात मान लीजिए या साबित कर दीजिए, आपके नहीं ये गलत तरीके से आपके पास अच्छा, आया। अब रिजवान अली साहब सिंपल से 2 सवालात अब यहाँ पर उठते हैं। जो आज रिलीफ मिला है, या तो वो गलत मिला है, या फिर 2018 में जो सजा हुई थी वो गलत हुई थी। नसीब आगा साहब, देखिए, जब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बारे सबूत किस पर था। देखिए, ऊंची आवाज में बोलकर और चीख कर हकायक को मसख करना कहीं की भी जर्नलिज्म नहीं होती। बात यह है कि आपने बिल्कुल सवाल बहुत आला किया है कि या तो इनकी बात ही गलत है, यानी नैब ने कवानीन ही गलत बनाए। अच्छा, ये क्यों नहीं सोचते कि आज तक इन पे करोड़ों रुपए जो खर्च हुए हैं, जो लॉयर जिन्होंने रखे, इतनी ट्रैवलिंग हुई, इतना काम हुआ, वो कहाँ गया? अब नैब कहती है कि हमें इन मुल्जिमों की जरूरत ही नहीं है, इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। यानी पूरे के पूरे मुल्क का निजाम ही मजाक बना हुआ है। कल को मैं आपको बताऊं कि जब चेयरमैन तहरीके इंसाफ जो हैं, अगर वो बरसरे इक़्तिदार आएंगे, तो यही साइफर केस, यही अल कादर यूनिवर्सिटी, यही निकाह का केस, ये सारे उनके खिलाफ माइनस हो जाएंगे और आपका सिस्टम कहेगा इमरान खान बिल्कुल बेगुनाह है और हमसे गलती हो गई, हम सारे केसेस वापस लेते हैं। भाई, ये कब तक 75 साल से आप कौम के साथ कौन सा खिलवाड़ करते जा रहे हैं? अजीब बात है, इन इदारों से कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो वागा साहब, सिस्टम का एहतसाब किसने करना है? अकाउंटेबल सिस्टम किसने करना है? वो भी मैं बताता हूं, जब आप नैब के कवानीन ही बदल देंगे, जब आप सारा निजाम ही अपने हक में बदल देंगे, तो फिर कौन उसका एहतसाब करेगा? नैब के अंदर एहतसाब जरूर है, लेकिन इस चीज का आज तक एहतसाब नहीं है। आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा असूल है कि अगर मैं केस करता हूं तो मैं ही जी उसकी सजा भी, बात अगर वो गलत साबित हुआ तो जी वो ये हो जाए, वो जी दरोग बर गर्दने रावी, यानी वो भी उस नैब पर ही जिम्मेदारी होगी। कोई बंदा नैब जो है वो किसी से पूछ ही नहीं सकता। इसका मतलब वो पूछेगा तो वो खुद फंस जाएगा। वो कहते कि फिर हमें जरूरत क्या है? वो इस मुल्क के अंदर होने वाली करप्शन क्या चेक्स के जरिए होती है, क्या अकाउंट्स के जरिए होती है, क्या कैश लेके, क्या वीडियो में होती है? इस मुल्क के अंदर होने वाली सारी करप्शन अंडर द टेबल, छुप के, फ्रॉड सारा नीचे होता है। कोई हमारे पास उसके सबूत नहीं होते। मुझे बताइए, एंटी करप्शन कहां से सबूत लाएगा? पुलिस कहां से लेके आएगी? नैब कहां से अच्छा, लेगा? वागा साहब, अभी सवाल ये उठता है कि 2018 में जो सजा हुई थी, अब बरी हो गए हैं,
आपको नहीं लगता कि जी। अब नून लीग को भी कोई सख्त हिकमत अमली अपनानी चाहिए, जिस तरह से आप उन पे हद तक की इज्जत का दावा कर सकते हैं कि भाई 2018 में आपने जो हमारे ऊपर कीचड़ उछाला, जिस तरह से हम सालों से हम ये केसेस भुगतते रहे, अब हम बरी हो गए हैं, क्या रिया बस मिठाइयाँ खा के नून लीग को बाद रफा दफा कर देनी चाहिए अब? अच्छा, वागा साहब अभी हमारे साथ नहीं है, उनसे दोबारा कांटेक्ट करते हैं। रजी साहब, आप सुन पा रहे हैं? तो यही सवाल आपसे। देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के साथ पहली दफा तो ऐसे नहीं हुआ। इससे पहले उनको 32 साल कैद हुई थी और 32 साल कैद को फांसी में कन्वर्ट करने के लिए हुकूमत की अपील पेंडिंग थी। ये मैं मुशर्रफ हुकूमत की बात कर रहा हूँ। तो वो बाहर चले गए थे और सुरूर पैलेस के मुकीम हो गए थे। उन्हें पहले भी सजा हुई थी, वो पहले भी पकड़े गए थे और फिर वो बाहर चले गए और फिर जिलावतनी काट के वापस आए। अब फिर उनको सजा हुई। तो सियासतदानों को, हमारे को अमूमी तौर पे कानूनी मेरिट के ऊपर सजाएं नहीं होती। वो उनको सियासत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है उनकी, भले वो कोई भी हो। मैं तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। जैसे ही पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता है, उनकी सजाएं भी बदल जाती हैं। रिजवान रजी साहब, कोई अब के सियासतदान तो ये है नहीं, इतने पुराने सियासतदान, 3 दफा के वजीर सजाएं आजम। नहीं बदलती, निजाम बदल जाता है। जो इक़्तिदार आता है वो निजाम अपने हक में कर लेता है। उसके लिए कवानीन ही बदल जाते हैं, उसके लिए जजेस ही बदल जाते हैं, उसके लिए कानून की किताब ही बदल जाती है जैसे ही कोई बंदा मजबूत होने लगता है। आप देख लें, मियां नवाज शरीफ अभी वजीर आजम तो नहीं बने, लेकिन पूरी इस वक्त जो पूरा निजाम है वो उनके साथ चल रहा है। उनको आपने वजीर आजम का भी बिस्मिल्लाह दें जो चाहें, लेकिन वागा साहब, ये हमारा अलमिया है, हर पार्टी, वागा साहब हमारा अलमिया ये है, हर पार्टी चाहती है सर, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे सर हर पार्टी चाहती है कि हम लाडले हों। सर हर पार्टी चाहती है कि हम लाडले हों, और जो लाडले नहीं हो पाते हैं वो फिर दुआएं करते हैं हम लाडले हों, या फिर आके वो मीडिया पे आके इस तरह कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। सर लास्ट बात, इसके बाद ब्रेक पे जाना है। इनको तो मिल गई ना लेवल प्लेइंग फील्ड। आज उन्होंने मान लिया ना, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने कहा जी हम अदालतों में पेश हुए। अच्छा मुझे बताएं, पहले कहां थे? 4 साल पहले क्यों नहीं अदालतों में पेश हुए? मुझे इसका सवाल दें ना। चले रजी साहब मुझे सवाल दे दें, जवाब दे दें कि जी वो आज तक पहले क्यों नहीं अदालतों में आके पेश हुए? उन्होंने किस चीज को रुक कर रहा है? नवाज शरीफ का काम था यहाँ वापस आता और शेरों की तरह, मर्दों की तरह भागा साहब खुद ही आप कह रहे हैं कि बोगस केसेस थे। आके तरीके इंसाफ से लोगों की जान छुड़वाते और मुल्क को फिर तरक्की की राह पे चला लेते। आज जब उनकी डील हो गई है तो उनको सारा कुछ लग रहा है कि बस अब तो हमें हमारे बड़े फेयर ट्रायल हो रहे हैं। वागा साहब आप बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत वाली बातें करें थोड़ी सी। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले आके पीटीआई से जान छुड़वाते, उस वक्त सारी हवाएं, पूरी मशीनरी और पूरी कायनात शायद पीटीआई के साथ थी, जो सब कुछ चल रहा था। चलें, इस पर तो जितनी लंबी बात करें उतनी कम है। आज की दूसरी बड़ी हमारी जो खबर है, चलें अभी ब्रेक पे। वागा साहब आपको पूरा वक्त मिलेगा, आपको ज्यादा वक्त मिलेगा। ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे -1 फॉर्मूला की। ये क्या बातें चल रही हैं और क्या इसमें कितनी सदाकत है, या थोड़ा टाइम शॉर्ट पीरियड के लिए होगा या ये लॉन्ग टर्म चलेगा, और इससे फ़ायदा किसको होगा? ब्रेक के बाद। वंस अगेन व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बात ये है। और आज हमारी दूसरी बड़ी खबर ये है कि इमरान खान दस्तबरदार हो गए हैं पार्टी इलेक्शन से, और उन्होंने अपनी जगह एक नामज़द भी कर दिए हैं। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई के तौर पे उन्होंने नामज़द किया, उम्मीदवार के तौर पे जो नेक्स्ट चेयरमैन पीटीआई होंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो आर्जी तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक खान साहब बाइज़्ज़त वापस नहीं आ जाते मैं ज़िम्मेदारियाँ निभाऊँगा। पीटीआई वही हैं, यानी पीटीआई खान साहब हैं, ये भी उन्होंने कहा। और कहा है कि हमारी जिद्दोजहद वही थी जो कि खान साहब की थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। रजी साहब, हमारी जिद्दोजहद वही है जो खान साहब की थी, ये कौन सी जिद्दोजहद की बात कर रहे हैं? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि ये किसी पार्टी के साथ पहली दफा नहीं होगा। जब मुशर्रफ साहब ने माशाल्लाह लगाया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सजा याफ्ता किसी शख्स के, कोई शख्स जो है वो पार्टी सरबराह नहीं रह सकता। तो पीपल्स पार्टी ने फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई, जो कि आज भी मौजूद है। जरदारी साहब उसके चेयरपर्सन है। और PMLN ने जो था वो चेयरमैन बनाया पार्टी का राजा जफरुल हक साहब को,
और प्रेसिडेंट बनाया पार्टी का राजा जफरुल्लाह को, और चेयरमैन बनाया वो जो जवेद हाशमी। चेयरमैन राजा जफरुल्लाह को और जावेद हाशमी को। अच्छा सलमान आबिद साहब, यही सवाल आपसे, अभी जो -1 फॉर्मूले की बातें हो रही हैं, ये टेम्परेरी होगा या इसकी आगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? नहीं, देखिए, जैसे भी रिजवान रजी कह रहे थे, इस तरह के फैसले माजी में होते रहे हैं, लेकिन उनसे पार्टी क़यादत के ऊपर कोई बड़ा हर्फ नहीं आ सका और ना हम उनको खत्म कर सके। पीपल्स पार्टी के अंदर से बेनजीर भुट्टो का किरदार या आसिफ अली जरदारी का किरदार, नवाज शरीफ का किरदार, और इसी तरीके से इमरान खान का किरदार भी खत्म नहीं होगा। ये -1 फार्मूला माजी में बहुत तजर्बा किया गया, लेकिन नाकाम साबित हुआ और अब भी नाकाम साबित होगा। ये जो मौजूदा इस वक्त शक्ल आई है बैरिस्टर गौहर साहब की शक्ल में, ये एक आर्जी और एक टेम्परेरी मामला है, क्योंकि एक टेक्निकल मसला आ गया था कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा फैसला कर दिया था कि अगर उस पर अमल ना किया जाता तो पीटीआई जो है वो बल्ले के निशान से महरूम हो सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक अच्छा फैसला पीटीआई ने किया है, बगैर किसी टकराव के, बगैर किसी महाजराई के, एक आर्जी चेयरमैन जो है उसको ले आए। लेकिन फैसले की ताकत आज भी इमरान खान के पास होगी, पार्टी पर फैसले भी वही करेंगे, उन्हीं की बालादस्ती होगी। और आज ये कह भी दिया गया है कि जो कोर कमेटी फैसला सुनाएगी वही हतमी फैसला होगा और कोर कमेटी इमरान खान की मुशावरत से चलेगी। खुद बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा। तो ये एक टेक्निकल मसला है, इसकी कोई बड़ी सीरियस इंप्लीकेशन पॉलिटिकली मैं नहीं देख रहा, बल्कि मैं समझता हूं कि आगे जाके ये मामला फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि आज भी बहुत से लोग इमरान खान को माइनस तो करना चाहते हैं और वो इंतजामी बुनियादों पे करना चाहते हैं, कानूनी बुनियादों पे करना चाहते हैं, लेकिन जब तक सियासत से कोई माइनस नहीं होता ना, सियासी अमल के जरिए, वोट के जरिए, पॉलिटिक्स के जरिए, तब तक आप किसी को भी पाकिस्तान की सियासत से बाहर नहीं कर सकते। नवाज शरीफ का तजर्बा आपके सामने है, बेनजीर भुट्टो 1986 में आई तो फिर वो मैटर करती थी पाकिस्तान की। इसी तरीके से अब इमरान खान एक हकीकत है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, अगर आपने उनको नाकाम करना है तो आपको सियासी तरीका कार इख्तियार करना पड़ेगा। ये इंतजामी और कानूनी नौयत के जो फैसले हैं ये पॉपुलर लीडरशिप को खत्म नहीं करते। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। लेकिन सवाल ये कि वाई बैरिस्टर गौहर? मसूद साहब, आप क्या समझते हैं कि बैरिस्टर गौहर को ही क्यों चूज किया गया? देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, बैरिस्टर गौहर पे ज़्यादा उनको एतमाद होगा इसलिए उनको मुंतखब किया उन्होंने। लेकिन जैसा कि अभी हमारे दीगर मेहमानों ने ये गुफ्तगू की, फ़र्क नहीं पड़ता, लीडरशिप अपनी जगह मौजूद रहती है। लेकिन इस दफ़ा क्या ऐसा है, तब्दीली है, क्या चेंज है? चेंज ये है कि इस दफ़ा इमरान खान मुल्क के अंदर हैं। जिस लीडर को -1 आप कर रहे हैं वो मुल्क से बाहर नहीं है, वो जेल के अंदर है। यही एक बहुत बड़ा दबाव होता है किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, कि एक लीडर जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसे आवाम पसंद करते हो, जिसका वोट बैंक मौजूद हो, और वो मुल्क के अंदर एक कैद खाने में है। नवाज शरीफ साहब को जब इलेक्शन से बाहर किया, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर, बेनज़ीर भुट्टो को बाहर किया, बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से बाहर, लेकिन इमरान खान मुल्क के अंदर है। अब मसला ये है कि इमरान खान को आप मुल्क से बाहर भी नहीं भेज सकते, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी मुल्क से बाहर भी उतनी ही ज़्यादा है जितनी मुल्क के अंदर है। वो वहाँ पर भी बड़े बड़े जलसे कर सकता है, इवेंट्स कर सकता है। इस वक्त तो डर यह है कि उसकी तस्वीर नज़र ना आ जाए, उसको कहीं देख ना लिया जाए। तो अब ये दोहरी तलवार है कि अंदर रखते हैं तो भी मसला, बाहर रखते हैं तो भी मसला। आपने नाअहल तो कर दिया, लेकिन पार्टी सदारत से, पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा तो दिया, लेकिन जो आपका एक मतमा नज़र था कि इलेक्शन दोबारा हो, माइनस हो जाएंगे, तो माइनस नहीं हो रहे, बल्कि बैलेट पर बल्ले का निशान भी मौजूद होगा। तो अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको बल्ले का निशान आपको देना भी पड़ेगा। फिर दूसरी स्ट्रेटेजी जो इस वक्त सुनाई दे रही है, बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे वकला को तैयार किया है जो किसी भी निशान से आज़ाद हैसियत में अपनी नॉमिनेशंस जमा कराएंगे और आखिर में उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया जाएगा। तो एक स्ट्रेटेजी दूसरी तरफ भी मौजूद है। तो इतने सख्त हालात में भी अगर कोई हिकमत अमली मौजूद है पीटीआई के। सही। अच्छा वागा साहब, आपको लग रहा है जो मसूद साहब बात कर रहे हैं कि इतनी सख्त हालात में भी पीटीआई फिर भी हिम्मत का मुजाहरा कर रही है, जिस तरह से एक एक करके करीबी साथी भी खान साहब के उनको छोड़कर चले गए, अभी जो वो जिस प्लान पर या जिस स्ट्रैटेजी पर अमल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो वर्कआउट करेगी? और जो माइनस इमरान की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसमें हकीकत है? मसूद रजा साहब ने जितनी खूबसूरती से और जितने आला अल्फाज से इस पूरी सिचुएशन को
एक्सप्लेन किया है, मैं उनको उनकी दाद देता हूं और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। आप एक चीज़ देखिए कि इमरान खान अभी जेल में और ये हालात हैं, आप देखें कि उसकी तमाम उसका जो भी सिस्टम इस वक्त उसके साथ चल रहा है, यानी अंदर हो रही है, उसका जिस्मानी रिमांड अंदर हो रहा है, उसके सारे केसेस अंदर यानी अडयाला जेल के अंदर हो रहे हैं, यानी वो किसी तरीके से बाहर ना आ जाए। एक बात। तो दूसरी बात यह कि क्या इमरान खान अपनी सगी बहन को नहीं बना सकता था चेयरमैन? उन्होंने इस चीज को भी तोड़ा है, इस बात को भी कि ये जो फैमिली पर नाज भरजाई की लड़ाई हो गई थी, नहीं है, मैं आपको बीवी की तो बहन की लड़ाई हो गई थी, मौरूसी सियासत को उन्होंने खत्म की है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी का भी तो नाम था, शाह महमूद कुरैशी को क्यों नहीं उन्होंने कंसीडर किया? मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ क्यों। मैं आपको वजह बताता हूँ। अगर यही सिचुएशन नून लीग में होती ना, तो आप देख लेते कि उनका भी कोई बहुत करीबी रिश्तेदार, बेटा बेटी या चाचा मामा कोई वही बनता। अच्छा, क्यों बैरिस्टर को? एक तो आप देख रहे हैं कि नून लीग पहले बना चुकी है, जवेद हाशमी फैमिली से नहीं था, राजा जफरुल्लाह फैमिली से नहीं था। बात करते वक्त कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो क्या किया करे। अच्छा वाक़ई साहब को कंप्लीट करने दीजिएगा। रज़ी साहब हो जाए, आप देखिए जो है वो पीटीआई के लिए काम कर रही है और इमरान खान को इस बात का यकीन है कि अगर कोई और चेयरमैन आर्जी तौर पर भी होता तो उसके ऊपर भी कोई 10-15 मुकदमात फौरी सही तौर पर शायद ये कुर्बानी इस वक्त हुक्ला बरादरी ही दे रही है और वही अपने कंधों पर इतना बड़ा बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अदालतों को भी फेस करेंगे, पुलिस को भी वो फेस कर रहे हैं, और भी बहुत सारी मिसालें हैं। बहुत अच्छी चॉइस है उनकी अगर वो इधर जा रहे हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने ये मिसाल दी कि वो फैमिली पॉलिटिक्स से बाहर निकले और उन्होंने एक पब्लिक, एक आम मतलब को उन्होंने चेयरमैन जो है वो नामजद किया है। ये बहुत अच्छा फैसला है। चलें जी, वागा साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा फैसला। रिजवान रज़ी साहब, आप समझते हैं वाकई अच्छा फैसला है खान साहब का? मेरा ख्याल है नेचुरल फैसला यही था और यही होना चाहिए था। सियासत को आगे बढ़ना है। मैंने कल भी अर्ज किया था कि मुझे इसमें एक मुस्बत पहलू ये नजर आता है कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने सीख लिया है कि सियासत क्या है और उन्होंने सियासत के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। ये वो नखवत ज़दा शख्स है जिसने पूरे 3 साल 7 माह 21 दिन अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाया। ये रास्ता बदल के असेंबली में आता रहा है। ये उन मीटिंग्स में आता रहा कि जिन मीटिंग्स के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन के सामने बैठना होता था। अगर उन्होंने सियासत के साथ चलने का फैसला किया है तो मैं इसे एक बहुत मुस्बत बात समझता हूं। अल्लाह करे वो सियासत के मेन स्ट्रीम धारे के अंदर शामिल हो और बाकी सियासी कुव्वतों के साथ चलता सीखें और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कहना छोड़ दें कि मुझे इक़्तिदार में वापस लाया जाए। अच्छा मसूद साहब, अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को, उसमें तो आपको माइनस इमरान नजर आ रहे हैं ना? देखिए, माइनस इमरान खान अभी इलेक्शन ना लड़ें, लेकिन अगर उनकी एक ताकत होती है पार्लियामान के अंदर तो ये वो सिस्टम का हिस्सा होंगे। और ये जो बात की जा रही है ना कि उन्होंने सियासत सीख ली है, आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा सियासी फैसला है। देखिए, इमरान खान का बुनियादी जो सियासत का मरकज़ है या नुक्ता है वो तो यही है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, वो चोर हैं, वो करप्ट हैं, मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता, मैं उनसे हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। वो ना कभी उनके साथ बैठे, ना उनसे हाथ मिलाया, ना वो उनसे हाथ मिलाएंगे, ना वो उनके साथ बैठेंगे। जिस दिन उनके साथ बैठेंगे उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये क्या इमरान खान की सियासत नहीं है कि वही 30-40 साल के तजुर्बाकार सियासतदान आजकल इंतहाई गैर मकबूल हैं। आज वो वही सब कुछ कर रहे हैं जिसके इल्ज़ामात इमरान खान पे लगाया करते थे। और हद तो यह है कि देखिए 2 महीने रह गए इलेक्शन होने में। ये फैसला स्क्रीन पे नहीं होता, ये इलेक्शन वाले दिन होता है। इलेक्शन हो जाए पता चल जाएगा। इलेक्शन से भी भाग रहे हैं ना यार जी। ना ये इलेक्शन हो जाए तब ना मैं वही अर्ज करने जा रहा था। छोड़ के ऐसा ना करें या केयर टेकर चले 90 दिन कहाँ गए? इलेक्शन होंगे बेफिक्र रहिए। जी बेफिक्र। मैं तो आपके 90 दिन पूरे नहीं हो रहे ना। 2 महीने रह गए,
2 महीने इलेक्शन आपकी में नफी तो पूरी नहीं हो रही। नवाज शरीफ साहब की नाअहली अभी तक खत्म नहीं हुई है। नवाज शरीफ साहब की सर आप बताएं नाअहली ना, खत्म वही नहीं बताओ, हुई है। आपके जहांगीर तरीन पसंदीदा साहब वो की नाअहली चीफ खत्म जस्टिस नहीं है, आप हुई है। बताएं उनको। आपको बताया ना कि नबी पूरे नहीं हुए। हाँ तो आप बता दें उनको, दोबारा बता दें। नहीं, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, नबी सर, दिन मैं नाम बात पूरे होने पे आपको इतराज है, आप बताइए क्यों। ठीक है, हाँ आपके लिए तो 9 बरस भी ना हो तो आपको कोई मसला नहीं होगा। क्यों? जैसा मैं बात ये को जो मुकम्मल कर लूं। अदलिया जो है वो उसकी ये इलेबोरेशन जो करती है, वैसे इंटर होना इलेक्शन का चाहिए। अचानक ये तो ऐलान नहीं हो किया सकता है, कि ये जब महज हमारे ये चीफ पीटीआई जस्टिस के साहब अंदर हो तो हमें जराये फैसला पैदा करने कबूल के है, लिए की है। अगर कोई और चीफ जस्टिस हो तो हमें फैसला कबूल नहीं है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सर मैंने तो कहा 90 सही। दिन में इलेक्शन होने थे ना, नहीं हुए ना भाई, कौन होने जिम्मेदार चाहिए ना, है? वो भी कहते हैं होने रिजवान साहब, अब डेट Violation मिल हुई तो है ना। गई है, 8 फरवरी की तारीख मिल जिम्मेदार तो गई कौन है। है? जिम्मेदार कौन है? रिजवान अली साहब कौन जिम्मेदार है? वायलेशन हुई है। मैं बात मुकम्मल कर जिम्मेदार लूं। को सुना दे। चलें चलिए, मसूद रजा साहब को बात कंप्लीट करने दें। मैं बात मुकम्मल कर लूं। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि देखिए 2 महीने का तकरीबन वक्त रह गया इलेक्शन में। नवाज शरीफ साहब की अभी नाअहली खत्म नहीं हुई है। 163 का जो फैसला है वो अपनी जगह मौजूद है। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अभी तक नाअहल हैं। बिलावल साहब के लिए नारा लग रहा था कि वो वजीर आजम, उनके वालिद साहब ने कह दिया कि वो कैंडिडेट नहीं है। कौम के सामने वजीर आजम का एक कैंडिडेट इस वक्त तक मौजूद नहीं है जो इस वक्त बिल्कुल क्लियर हो कि हतमी तौर पर वो इलेक्शन लड़ सकता है। अच्छा मसूद रजा साहब, ये जो जरदारी साहब ने जो बात की है कि बिलावल कैंडिडेट। अच्छा चले, रिजवान साहब आप हमें कैंडिडेट बताएं, ब्रेक पे जाना है। अब मुझे समझ लेना, ये देखिए मेरी के सपोर्ट करेंगे सलमान आबद और रजा भाई करेंगे, दोनों करेंगे, मुझे कैंडिडेट समझ ले। रिजवान साहब, ये पीएनएन के रिजवान साहब पीएनएन के इलेक्शन नहीं है, जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। पीएनएन के इलेक्शन होते तो हम आपको शायद प्राइम मिनिस्टर कंसीडर कर लेते। अच्छा चलें जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और रिजवान साहब से ही पूछेंगे कि वो किसे समझते हैं अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में 8 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हर पार्टी से कौन हो सकता है और किसके चांसेस ज़्यादा हैं। और एक और अहम मामला, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंच चुके हैं। इससे पहले उन्होंने यूएई का भी दौरा किया और काफ़ी मुस्बत खबरें आ रही हैं बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वंस अगेन व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बात ये है। और ब्रेक पे जाने से पहले रिजवान रजी साहब हमें कुछ बताने वाले थे और कैंडिडेट की बात हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होने वाला है। रिजवान साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, हमें अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 5 लोग मौजूद हैं, आप न्यूट्रल हैं और सलमान आबद और मसूद रजा और नसीर वागा मेरे से इत्तेफाक नहीं करते। इसके बावजूद मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूँ। प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होना कौन सी बड़ी बात होती है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि मैं मसूद भाई से बड़ी दस्तबख्ता अर्ज करूंगा कि हम जुबान होंगे 12 दिसंबर के बाद। अगर 12 दिसंबर को जब शेड्यूल अनाउंस होता है और तमाम पार्टियों की तरफ से कोई हतमी उम्मीदवार सामने नहीं आता तो फिर यकीनन हम वही बात करेंगे जो ये फरमा रहे। उससे पहले ये 12 दिसंबर को बात करते हैं। अच्छा, अभी निगरान वज़ीर आज़म बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब यूएई का दौरा भी करते हैं, बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। तो इंटरम जो गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है, यकीनन जो पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बड़े एक्टिव हैं, जिस तरह से क्रैक डाउन चल रहा है। तो आपको लग रहा है आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहें तो पाकिस्तानी मईशत संभल जाएगी और वापस एक ट्रैक पर आ जाएगी? देखिए, ये जो सारे इकदामात हैं, ये जिसे कहना चाहिए फ्रिवलस किस्म के इकदामात हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका उर्दू तर्जुमा खोखले भी कह सकते हैं। क्योंकि एमओयू जो होता है वो किसी बात की यकीन दहानी नहीं होता कि अगर आपने 25 अरब डॉलर के एमओयू साइन कर लिए हैं तो 25 अरब डॉलर अगले 5 साल में या 2 साल में या 3 साल में पाकिस्तान के या मईशत के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए कुवैत में भी एमओयू ही साइन हुए हैं, यूएई के अंदर भी एमओयू ही साइन हुए हैं। जब ये मटीरियलाइज होंगे डाउन द 10 ईयर्स, 15 ईयर, 5 ईयर्स, तो फिर हम देख पाएंगे असल में हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान को कम से कम 18 अरब डॉलर का तजारती खसारा है। पाकिस्तान 18 अरब डॉलर तो कमाता है और ये 18 अरब डॉलर जो थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें उस वक्त आ रहे थे वहां से जहां से जब अमेरिका अफगानिस्तान में था और अमेरिकी वहां पे जो डॉलर खर्चते थे उसके बेशतर हिस्सा हमें मौसूल हो जाता था इधर पेशावर में, कोटा में, इस्लामाबाद के अंदर
और वो घूम फिर के इधर ही आ जाता था। तो वो जब से अमेरिका गया है उसका गैप है, वो गैप हमें अगले 3 साल के लिए कहीं से फुल हो जाता अच्छा है वागा साहब, 18 अरब डॉलर सालाना का, सही। तो हमारी मईशत जो है वो टेक ऑफ कर देगी। अच्छा वागा साहब, ये जो दौरे हो रहे हैं यूएई के भी, अब कवैत में भी मौजूद हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी कवैत के वली अहद से मुलाकात उन्होंने की है, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, ये एक तो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी और इसके मईशत पर क्या असरात होंगे? देखिए, सारा क्रेडिट तो इस्टेब्लिशमेंट को जा रहा है। मुझे कहने दीजिए कि सारा क्रेडिट आसिम मुनीर साहब को जा रहा है। ये जो वजीर आज़म साहब साथ जाते हैं, ये तो शो पीस के तौर पे जाते हैं ना, वो ट्रस्ट ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई आप कौन हैं, आप तो जुमा 8 दिन हुए हैं और रह गए हैं आपके, और आपने चले जाना है। हाँ, आपके पास कोई मुंतखब हुकूमत है, हम किससे कोई मुआहदा करें। और ये जो IT और अफरादी कुव्वत के वहाँ मुआहदे हो रहे हैं, ये पहले भी बहुत सारे हुए हैं। रजीज साहब ने बिल्कुल सही कहा है, इस तरह के MOU से कभी पैसे नहीं आते। हमें अपने मुल्क के जो इकोनॉमी के मसल्स मजबूत करने हैं, और उसकी वाहिद उसका हल और तरीका यह है कि आप अपनी एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें, दुनिया भर में अपनी एक्सपोर्ट करें, वहां से डॉलर आए, और इंपोर्ट को खुदारा बंद कर दें। जिस मुल्क के अंदर करोड़ों रुपए महाना, आप जरा गौर से सुनिएगा, करोड़ों रुपए महाना कुत्ते और बिल्लियों की गैर मुल्की खुराक आती हो, आप कैसे समझ सकते हैं कि वो मुल्क अपने पांव पर कभी खड़ा हो सकता है? आप देख लें। अच्छा, तो ये जो सात याददाश्तों पर दस्तखत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, सरकारी दौरे हैं, तो फिर इनका क्या फायदा जब आप कह रहे हैं कि याददाश्तों का कोई फायदा नहीं है और कोई सरमायाकारी नहीं आती इससे? मसूद रजा साहब, देखिए, अनवारुल्लाह काकड़ साहब मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जनाब आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं, स्मगलिंग को रोक रहे हैं, ये बैरूनी सरमायाकारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ अपनी जगह बहुत मुस्बत है, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त मुल्क को दरपेश सबसे बड़ा मामला क्या है और निगरान हुकूमत का काम क्या है। निगरान हुकूमत का काम है मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराना और इक़्तिदार जीतने वाली जमात के हवाले कर देना। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप समेत तमाम हाज़रीन जो यहाँ पे मौजूद हैं, सब ने एक ही बात पर इत्तेफाक किया कि जी एक तरफ रास्ते खोले जा रहे हैं, एक तरफ रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ताकत का झुकाव एक तरफ है, एक तरफ लाडलापन है, एक तरफ नापसंदीदगी है। अगर इस माहौल को काकड़ साहब ख़त्म नहीं कर सकते, उनकी काबीना ख़त्म नहीं कर सकती, उनकी हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है कि वो अपने बुनियादी काम में नाकाम हो रहे हैं। इलेक्शन की शफाफियत अगर नहीं है, देखें कल हमें फिर जाना है एक IMF के मुआहदे के अंदर, और हालात बहुत टाइट होंगे, हमारी जेबों पर उसका असर आ रहा होगा, और उस वक्त अगर हमारी हिमायत याफ्ता हुकूमत, हमारी का मतलब कौम की कंसेंसस के साथ, ब्रॉड कंसेंसस के साथ इंक्लूसिव इलेक्शन के नतीजे में एक हुकूमत नहीं आती है, तो लोग उस हुकूमत के फैसलों को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनकी मर्जी की हुकूमत आएगी, चाहे वो गलत फैसले क्यों ना करे, लोग कहेंगे कि गलती उनकी थी तो उन्हें कबूल करना होगा उसको। तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है अगर आपको मईशत को ठीक करना है, और अगर आप ये नहीं करते तो आने वाले वक्त में फिर सियासी बेयकीनी होगी, और मुल्क की तारीख यही है कि हर 2-2.5 साल। बिल्कुल मसूद साहब, ये पॉइंट तो बहुत जेन्युइन। जो सलमान आबिद साहब, आपसे ये सवाल करूंगी कि जब तक मुल्क में सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम रहता है या एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन रहती है, तब तक मईशत को संभाला नहीं मिल पाता। अभी ये जो बैरूनी सरमायाकारी की बात हो रही है, इससे पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए आयशा, बात बड़ी बुनियादी सी है कि इस वक्त जो हमारी सियासी हिकमत अमली है और जिस तरह से हम निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सियासत को, जमहूरियत को, इंतखाबात को, आइन को और कानून को, इसमें तो बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि हम मसाइल का हल नहीं चाहते, बल्कि मसाइल को और ज्यादा बिगाड़ना चाहते हैं। और जिस तर्ज के इंतखाबात कराना चाहते हैं, उस इंतखाबात के नताइज के बाद, हुकूमत बनने के बाद एक नया सियासी बुरान पैदा होगा, और जब वो सियासी बुरान पैदा होगा तो फिर वो माशी बुरान भी होगा और वो रियासती बुरान भी होगा। हम अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है तो हमें कुछ बुनियादी फ्रेमवर्क और बुनियादी फैसले करने हैं जिसकी मदद से हम आगे बढ़ें। और ये महाजराई, टकराव, तनाव, सियासी दुश्मनी, ये मसले का हल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त तो यही कुछ नजर आ रहा है ना। यानी आप देखिए ना कि सियासी दुश्मनी सब जगह पर गालिब है,
और वो हर जगह पर हमारे टीवी टॉक शो में भी नजर आती है, सियासी माहौल में भी नजर आती है। एक पार्टी के लिए कुछ मामला है, दूसरी पार्टी के लिए कुछ मामला है। इलेक्शन की सियासी इंजीनियरिंग भी अपने अरूज के ऊपर है। एक पार्टी को बदौलत ताकत जो है वो इंतखाबात से रोकना है और एक पार्टी को ऊपर लेके आना है। तो ये सारा खेल जाहिर करता है कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को चाहते जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है वो तौर तरीका इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए और इस तरह की मुहिम जोई से गुरेज किया जाए जो पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, रियासत को अच्छा वागा साहब ये जो इकदामात कर रहे हैं, आपने क्रेडिट भी दिया एस्टेब्लिशमेंट को, इकदामात तो बड़े अच्छे हो रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं, अगर हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं या आगे कोई 10, 15, 20 साल का हम कुछ प्लान बनाएं तो हमारी मईशत संभल पाएगी? आयशा, मैंने उसको आपका बेहतरीन हल बताया है। एक्सपोर्ट्स, आप अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करें। जिस मुल्क के अंदर बिजली आसमानों पर जिसका रेट जा चुका है, वहाँ एक्सपोर्ट कैसे हो सकती है? इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार की छीना झपटी के अंदर सारा वक्त ज़ाया हो रहा है। सिर्फ एक मकसद है कि हमें इक़्तिदार मिल जाए। ना किसी ने मुल्क के बारे सोचा, ना किसी ने कौम के बारे सोचा। आप रोज़ देख लें प्राइसेस कहां से कहां जा रही हैं और अवाम किस तरह महंगाई की चक्की में पिस रही हैं। लेकिन हमारे तमाम सियासतदान, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर सियासतदान इस काम में लगा हुआ कि किसी तरह से इक़्तिदार मुझे मिल जाए। भाई, इक़्तिदार के भूखे हमारे सियासतदान जो हैं वो इस कौम की रोटी का कब इंतजाम करेंगे? और उसका वाहिद हल है लॉन्ग टर्म पॉलिसियां, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाएं, अपनी एक्सपोर्ट्स बनाएं, दुनिया में अपना कद चलें रिजवान साहब, लास्ट कमेंट्स। यही इसका हल है और कोई हल नहीं। जी रिजवान रजी साहब। देखिए, शॉर्ट टर्म तो चल रहा है, मीडियम टर्म 3 साल के लिए हमें जो है वो बनाना पड़ेगी। बल्कि हमने क्या बनानी है, मार्च में हम दोबारा IMF के पास जा रहे हैं जैसे मसूद रजा साहब ने फरमाया, और फिर हमें अभी IMF ने ये भी कहा है कि आपको 5 साल मंसूबा यानी कि लॉन्ग टर्म भी चाहिए, 5 से 10 साल। जी मसूद रजा साहब, लास्ट कमेंट्स। जी, लास्ट कमेंट ये है कि अगर रिजवान भाई जो हैं वो कैंडिडेट हैं वजीर आजम के, तो रिजवान भाई मेरा और बम मुतालिकीन सारे वोट आपके। बिल्कुल हम वोट डाल देंगे जी। रिजवान रजी साहब, आप चलें बनने जी, वाले इसी बने। आप इलेक्शन में खड़े तो बिल्कुल रिजवान साहब, हमारी हमदर्दियां भी आपके साथ हैं, हमारे वोट भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। आज के शो से इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।